नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील मानव, देश के जाने माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार, आजकल द प्रिंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हम लोग बातचीत करेंगे, कुलदीप बिश्नोई को नोटिस थमाया जाएगा, ये बात कही है पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने। कुलदीप बिश्नोई ने कहा था कि इनकी औकात नहीं है, और वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग नोटिस भेजेंगे। हमारे साथ सुशील जी हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। सर ये तो औकात तो लग रहा है, नोटिस भेज रहे हैं सर देखिए, क्या? आप अगर पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष के लिए ये बात कहेंगे कि आपकी औकात नहीं और आपको थोपा गया या आपको बिठाया गया, तो ईगो तो हर किसी की होती है। हाँ, ईगो हर किसी की होती है। तो ये वही बात जो हम थोड़ी देर पहले जब हमने वीडियो बनाया तो हमने ये बात कर रहे थे, बातचीत जब हमारी पिछली इस बारे में हो रही थी, तो अ, एक राजनेता को बयान देते हुए जो एक ध्यान रखना होता है कि एक सीमाओं से आगे ना बढ़ा जाए, तो उन्होंने अपनी बेवजह से एक नया मोर्चा खोल लिया। कुलदीप बिश्नोई ने एक अंग्रेजी में एक कहावत होती है कि बाइटिंग मोर देन वन कैन च्यू है। और अपनी हरियाणवी में अपन ये भी कह सकते हैं कि जितना उठ सके उससे ज्यादा पंगा ले लेना, है ना। तो तो कुलदीप वो बिश्नोई ने बड़ा पंगा ले लिया क्या सर? देखिए ना, आप ये देखिए कि उनको जो प्रॉब्लम थी वो एक राज्यसभा एमपी रेखा शर्मा के एक बयान से थी, जो कि बड़े आराम से, क्योंकि फ्लो में कोई बात कही जाती है, कई बार इंटेंशनली भी कही हो, तो बाद में वो अगर वो ये कह देता है कि मेरी ये इंटेंशन नहीं थी और मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, तो अगर कोई ऐसा कुछ कह देता है तो बात खत्म हो जाती है। पर आप जिन लोगों से आपको उम्मीद है कि वो उनको दबाव में ला के ये करवा सकते हैं, अगर उन्हीं के साथ ही आप एक मोर्चा खोल लेंगे, नॉर्मली आप राजनेता की छोड़िए, हम आम व्यक्ति जो आम जीवन में भी हम सोचते हैं कि अगर कहीं एक जगह मोर्चा खुला हो तो दूसरा नहीं खोलना चाहिए, हाँ, सही बात। है ना। तो ये तो बड़ी एक सिंपल सी समझदारी की बात है, एक राजनेता वाली बात नहीं, एक कॉमन मैन के लिए भी एक बड़ी समझदारी की बात है कि एक साथ एक से ज्यादा मोर्चे नहीं खोलने चाहिए। तो अब क्या ये इतने मोर्चे खोल लिए, कुलदीप बिश्नोई का भविष्य क्या अब खतरे में आ गया क्या सर बीजेपी में? देखिए, बात मैं जो पिछली बार भी हमारी जब बात हो रही थी तब भी मैं यही कह रहा था कि अब सवाल ये उठता है कि अपने वीडियो में कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी से जो जो उम्मीदें या जो जो भी मांग की हैं, और साथ में ये भी कह दिया कि नहीं तो मैं वही बब्बर शेर हूँ और पार्टी को अर्श से फर्श पे नुकसान ला है। दूंगा। ठीक है। अब एक तो ये था कि पार्टी उनकी बात को ना मानकर चुप रहती, तब भी उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती, क्योंकि उनको अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो समर्थक हैं उनको जवाब देना पड़ता कि आपने तो ये दावा किया था, उसके बाद आप चुप क्यों हो गए। मगर यहाँ पे उससे उल्टा हो रहा है, अब तो पार्टी उनको नोटिस दे रही है। पार्टी के नोटिस का क्या मतलब है कि आपको जवाब देना होगा कि आपने ये नोटिस, आपने ये वीडियो क्यों जारी किया, जो कि एक पार्टी विरोधी गतिविधि है, जिसके अंदर आप पार्टी को थ्रेटन भी कर रहे हैं। तो उसमें दो ही ऑप्शन है। अगर आप पार्टी में रहना चाहते हैं तो आप ये लिख के दे देंगे कि मेरी मंशा नहीं थी, है, या अपोलोजाइज करेंगे। और नहीं करेंगे तो आपके पास फिर अगर आप जवाब भी उल्टा देंगे तो पार्टी के पास क्या ऑप्शन रहेगा सिवाय कार्रवाई के। लेकिन सुशील जी, इतने दिन के बाद ये जवाब दिया है कुलदीप बिश्नोई ने, बड़ा सोच समझ के दिया होगा, अपने सब लोगों से बात करके, अपने बीजेपी में जो नेता है उनसे बात करके, कार्यकर्ताओं से बात करके। ऐसे तो दे नहीं दिया होगा, उसके देखिए, बाद भी इतना मैंने आपसे इतना एग्रेशन जो दिखाया, थोड़ा सा कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई क्या सर? मैंने आपको पहले से भी ये बात
बताई थी कि अगर आप कुलदीप बिश्नोई का पुराना भी इतिहास देखें तो कई बार उनके बयानों में आपको वो मैच्योरिटी नहीं दिखती जो आपको आम एक जो बड़े मजे हुए राजनेता है उनमें दिखती है। जैसे मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उदाहरण देके भी आपसे बात की थी। मुझे अब आपने कहा ना कि इतने दिन सोच के क्यों ऐसा किया, मुझे मेरे सूत्रों से पता लगा है कि ये वीडियो जारी करने से पहले वो अपने स्तर पर कोशिशें कर चुके थे। कोशिशों में मुख्यमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री इनसे भी बातचीत की जा चुकी थी कि ये किसी तरीके से इसका कोई समाधान निकल जाए। तो अब जो एग्रेसिव पोस्चर अपनाया गया उसके बाद वीडियो में, तो मुझे लगता है कि शायद बड़ा सोच समझ के ही किया होगा। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे किया होगा। अब कोई रास्ता नहीं बचा। इनके जो समर्थक कहते हैं वो यही बोलते हैं कि उनको जब वो पार्टी में शामिल हुए थे तो उनको पार्टी की तरफ से वायदे किए गए थे जिसमें कुलदीप बिश्नोई को राज्यसभा में भेजा जाना और भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाना भी। क्योंकि आपको ध्यान होगा जब ये भव्य बिश्नोई जब बाई इलेक्शन जीते थे 2022 में, उस वक्त काफी चर्चाएं थी कि उनको कैबिनेट में लिया जाएगा। वो वैसे ही नहीं थी चर्चाएं। इनके समर्थकों में ये बात एक आम उनमें चर्चा थी कि उनको ये वायदा किया गया है कि उनको लिया जाएगा। पार्टी में जब ये शामिल हुए 2022 में, जब इन्होंने राज्यसभा में पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ वोट करके और उसके बाद अपना रेजिग्नेशन दिया, तो तब ये वायदे हुए थे, ऐसा उनके समर्थक मानते हैं। तो अब क्या होगा सर? आखिरी सवाल अब बता दीजिए। अब इतना बड़ा बात बोली है, मतलब नोटिस तो चलिए दे देंगे। नोटिस तो अनिल विज को भी दिया था। अनिल विज तो उसके बाद खामोश हैं। अनिल विज तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं उसके बाद। ऐसा ही नोटिस दिया था वो। आप बीजेपी के अंदर अनिल विज और कुलदीप बिश्नोई को उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं ये मानता हूं। क्योंकि अनिल विज की पॉलिटिक्स की शुरुआत से लेके अब तक वो या तो पार्टी के साथ रहे हैं या एक बार वो इंडिपेंडेंट भी इलेक्शन लड़े थे और जीते थे, मगर वो बीजेपी को छोड़ के किसी पार्टी के साथ कभी नहीं गए हैं वो। तो जबकि कुलदीप बिश्नोई का ऐसा नहीं है। उनकी शुरुआत जैसे चौधरी भजनलाल जी के साथ कांग्रेस में, उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई, फिर हरियाणा जनहित कांग्रेस को कांग्रेस में विलय किया और फिर वो बीजेपी में आए। तो इसलिए उन दोनों का कंपैरिजन नहीं है। जो जिस तरह से अगर अनिल विज को कोई, जैसे नोटिस की बात पिछली आपने कही, तो जो अनिल विज के पास जिस तरह से आप ये कहेंगे कि जो बीजेपी के आइडियोलॉग्स हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, उसमें जो पहुंच अनिल विज की है वो इनकी नहीं हो सकती ना। ये तो दूसरी पार्टी से आए हैं। तो बीजेपी में इनका कोई जो बीजेपी का जो एक आइडियोलॉग्स हैं उनके साथ तो इनकी कोई जान पहचान भी नहीं होगी ना, क्योंकि वो बड़ा मायने रखता है मेरे हिसाब से। और ये तो कह रहे हैं कि सर मैंने ही सरकार बनवाई है। अभी सरकार वाली बात तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। बीजेपी, आप ये देखिए 2024 के चुनाव की अगर बात करें, बीजेपी को खुद को कोई भरोसा नहीं था कि सरकार बन सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसका मैं सबसे बड़ी कारण ये बता सकता हूं कि 2024 का हरियाणा असेंबली इलेक्शन केवल एक इलेक्शन बीजेपी का 2014 से लेकर अब तक का था, जिसके अंदर मोदी की गारंटी नाम से कोई बात नहीं कही जा रही थी। पार्टी वो इलेक्शन नरेंद्र मोदी के नाम से नहीं लड़ रही थी। अगर आपको ध्यान हो उस वक्त के पोस्टर्स में भी जो फोटो छपते थे
एक ही साइज के प्रधानमंत्री के और बाकी नेताओं के वो छपते थे। और पहली बार जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो हरियाणा के अंदर ये अनाउंस करके गए थे कि ये इलेक्शन हम नायब सैनी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। ऐसा कभी भी किसी भी स्टेट में नहीं हुआ। इसका कारण सिर्फ एक ही था कि बीजेपी को इस चुनाव को जीतने की कोई भरोसा या विश्वास नहीं था, मगर राइट। उसके बावजूद भी पार्टी इस इलेक्शन को बहुत ही गंभीरता से लड़ती रही। वो पार्टी की एक कार्यशैली है, जो मैं पिछले जब हम बात कर रहे थे शाम को तब भी मैं यही बता रहा था, जो मैंने अपनी पुस्तक में मैंने आपको बताया, मेरी जो किताब है बियॉन्ड डायनेस्टीज, उसके अंदर मैंने ये मेंशन किया कि बीजेपी ऐसे ही नहीं चुनाव जीत जाती है। उसके अंदर उसकी इलेक्शन मैनेजमेंट भी होती है, वो महिलाओं को टारगेट कैसे करती है, वो नए वोटर्स को टारगेट कैसे करती है, वो बूथ्स को कैसे संभालती है। ये सारी चीजें तो बीजेपी ने 2024 के इलेक्शन में बड़े ही बेहतरीन तरीके से की ना। चलिए सर, अब कुलदीप बिश्नोई का मैनेजमेंट कैसे कर पाएगी ये देखने की जरूरत है पार्टी को। देखते हैं। ये बिल्कुल सही बात है आपकी, ठीक बात है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, नमस्कार। थैंक यू।